प्रणाम भाव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। भाव, सबसे पहले तो आपको बधाई। आपको लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और साथ ही अरे साथ हाँ हाँ आपकी पुस्तक भी आ गई है मार्केट में। मेरे पास भी उसकी कॉपी है। ठीक। वो तो उसका भाव हिंदी से एक्चुअली मराठी में लिखा है, जो हाँ, पूर्णतांबेकर करके भोपाल के है, मध्य प्रदेश के, उन्होंने उसका संस्करण हिंदी किया है। हाँ, तो मेरे पास हिंदी संस्करण ही है हिंदी। और मैंने काफी हद तक ये पढ़ भी ली है। पर मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी सबसे पहले कि अश्वमेध 2024 यही नाम इस पुस्तक का आपने क्यों रखा? नहीं, जो हमारे पुराण यानी माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती है, उसमें हम अश्वमेध सुनते हैं। अश्वमेध यज्ञ होता था, होम हवन करके। एक राजा जब चक्रवर्ती या सम्राट बनना चाहता था, जिसको अंग्रेजी में बादशाह, उर्दू में बादशाह बोलते, तो उसके अंडर यानी सेंट्रल अथॉरिटी जो होती है, जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है उसको सम्राट बोलते हैं या चक्रवर्ती बोलते हैं। तो पिछले 2-3 दशकों से हम देख रहे हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की भाषा बोलते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने का काम चल रहा है। यानी संघ राज्य जो है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स होता है, वो जो का मिलकर एक साम्राज्य बन जाता है, जिसको नेशन कहा जाता है। तो इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऐसा कहा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी। तो अगर केजरीवाल उठेगा, स्टालिन उठेगा, उद्धव उठेगा या ममता उठेगी और बोलेंगे हम सेंटर को नहीं मानते, उसका मतलब थे वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हम यूनियन ऑफ स्टेट नहीं मानते। तो इस चुनाव में ये तय होना है, मुझे लगता है कि यार ये राष्ट्र है, नेशन स्टेट है या नहीं है। और जब मोदी जी बोलते हैं कि 400 पार, तो उसका मतलब ये होता है कि सेंटर की अथॉरिटी रहेगी, आप सेंटर से पंगा नहीं ले सकते। आप बीजेपी से पंगा ले सकते, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जो नेशन स्टेट है, संघ राज्य है हमारा, उस ढांचे पर हमला करना है और वो रोकने के लिए यह चुनाव हो रहा है। तो यही हमारे पुराने जमाने में होता था कि एक राजा जब एक पूरा देश जो एक खंड जैसा है उसको इकट्ठा रखना चाहते हैं, कॉन्टिनेंट जैसा, तो उसके लिए वो चक्रवर्ती बनता था और सबको साथ में रखता था। नवीन पटनायक अपने राज्य में रहो, तुम राज्य करो, कोई बात नहीं, उधर के बीजेपी से पंगा लो, कोई पंगा नहीं, लेकिन सेंटर से पंगा नहीं लेना। ये एस्टेब्लिश करना मतलब अश्वमेध होता है। और इसलिए आप चुनाव का सब पिछले 2-3 महीने से 6 महीने से चल रहा है, वो देखोगे तो मोदी जी किसी पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ नहीं है, पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी पार्टी को उस स्टेट से हटाना नहीं चाहते, ना कि टीएमसी को हटाना चाहते, ना डीएम को हटाना चाहते। हाँ, लेकिन सेंटर की अथॉरिटी वो स्वीकार है, इसके लिए ये चुनाव है। इसलिए 370 या 400 पार की भाषा जो है वो इसी ढंग से समझनी पड़ेगी कि ये सेंटर की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी प्रस्थापित करने की लड़ाई है। पर भाव, आप ये देखो कि जितने भी राजनीतिक दल हैं या हम राहुल गांधी की बात कर लें, ये सबके सब तो ये बोलते हैं कि अगर 400 पार आ गई सीट्स इनके पास, इनकी तीसरी बार सरकार बन गई, तो ये तो संविधान को ही खत्म कर देंगे। इस तरह का नैरेटिव भी सेट किया जा रहा है, इस तरह की बातें लगातार बोली जा रही हैं। नहीं नहीं, ये इतना पागल जैसा, ये जो ऐसी बातें करते हैं ये इतने पागल है कि ये बोलते हैं ये जो बच्चा है वो जन्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो तो माँ को खा जाएगा। अरे 400 पार हो, 500 पार हो, कितना भी हो, कितना भी हो, वो आखिर कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का बच्चा होगा। जो मतलब क्या होता है ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। और 400 पार तो राहुल राजीव गांधी बन गए थे, तो क्या उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन खत्म किया था? 70 में से 67 सीटें कितना आ गया आम आदमी पार्टी का, तो क्या दिल्ली से कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गई? यानी ये पागल जैसा आर्ग्यूमेंट है, ये पागल जैसा है
कि ये माँ है वो इस बच्चे को जन्म ना दे, या जन्म हो गया और धट्टा कट्टा हो गया तो ये माँ को खा जाएगा। ये कहाँ का आर्गुमेंट है? ये कहाँ का आर्गुमेंट है? और इसलिए मैं बोल रहा हूँ, राहुल गांधी के पिता ने 400 से ज्यादा सीटें पाई थी, 415। तो क्या उन्होंने पार्लियामेंट खत्म कर दी? उन्होंने तानाशाही लाई? उन्होंने संविधान खत्म कर दिया? उल्टा ये जो 400 पार बोल रहे, इसका कारण ही ये है कि उनको जो यूनियन, स्टेट ऑफ यूनियन जिसको बोलते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स, संघ राज्य, वो एस्टेब्लिश करना है। और इसके लिए मैंने जो कंसेप्ट लाई है अश्वमेध, ये किसी पर्टिकुलर दल से नहीं लड़ रहा। मोदी जी हर हर राज्य में बीजेपी और उसके खिलाफ जो हो गए उनसे लड़ाई होगी, कुछ लोग दल साथ हो गए, कुछ लोग खिलाफ हो गए, वो लड़ाई राज्य की, स्टेट लेवल की। लेकिन स्टेट वर्सेस सेंट्रल, ये जो है वो खत्म करना ही चाहिए। और इसलिए वो चुनाव जिस ढंग से लड़ा जा रहा है कि घोड़ा, वो अश्वमेध जो होता था, आपको याद होगा कि रामायण में भी है कि राम जी जब वापस अयोध्या आ गए, फिर वो चक्रवर्ती बनने के लिए उन्होंने अश्वमेध के लिए घोड़ा छोड़ा था, वो उनके ही बेटों ने रोका था, आपको याद होगा। तो जी कंसेप्ट कि मुझे लड़ना नहीं है। अगर आप सेंटर को चैलेंज देना चाहते हो, आप संविधान को चैलेंज देना चाहते हो, तो रोको घोड़ा, मैं आपसे लड़ूंगा, वरना मुझे लड़ना नहीं है। आपकी जगह आप रहो, आप सत्ता चलाओ, आप सत्ता में रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन संविधान और सेंटर की पावर को चैलेंज नहीं करना। भाव और जब आपने ऐसा तो होता है तो वो पूरा साम्राज्य बिखर जाता है। हमने अभी अभी 30-40 साल पहले सोवियत संघ राज्य कैसे बिखरा है हमने देखा है। और उसी में एक दो स्टेट आज इनका बहुत भारी, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है। तो ये क्या है? ये हमें चाहिए? अगर नहीं चाहिए तो तगड़ा केंद्र सरकार चाहिए जो पूरी ताकत लगाकर स्टेट को डिसिप्लिन में, अनुशासन में रखे, डिसिप्लिन में रखे। ये बोले चुनाव आयोग भी मोदी का चमचा है, मोदी का भक्त, ये क्या है? आप कोर्ट पर भरोसा नहीं करोगे, आप चुनाव पर भरोसा नहीं करोगे, चुनाव आयोग पर भरोसा, बस आप हार गए मतलब सब खत्म हो गया। तो इसको रोकने के लिए बड़ी कठोरता से संविधान का इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी है, और इसके लिए बड़ा तगड़ा बहुमत होना चाहिए, और वही ये चुनाव में होने जा रहा है। इसके लिए मैंने किताब का जो कंसेप्ट लिया है, किताब लिखा है, तो बहुमत मिलेगा नहीं ये नहीं, उसका लॉजिक लिखा है। लॉजिक लिखा है कि भाई, यानी बिल्कुल आसानी से बोल दूं तो जून 2024 के 4 जून 2024 के बाद जो विश्लेषण नतीजों के बाद लोग सुनने वाले हैं, उसकी भविष्यवाणी इस किताब में मैंने लिखी है कि क्यों मोदी जीतेंगे, क्यों आसानी से जीतेंगे, क्यों बहुत संख्या से जीतेंगे। इसका विवरण 1 महीने के पहले जिनको पढ़ना है, इनके लिए ये किताब है। भाव आपने 2014 और 2019 में भी इसी तरह से पुस्तकें लिखी थी, और जो जो बातें आपने उसमें लिखी थी वो बिल्कुल सच साबित हुई थी। और बहुत से लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे कि इस किताब में क्या क्या ऐसा लिखा गया है कि हम ये मानकर चले कि 4 जून को जो नतीजे आने वाले हैं वो वही है कि 400 पार जाएगी बीजेपी। बिल्कुल, देखो 2014 की बात जो है, तब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर की कंपटीशन में आए भी नहीं थे। वो 2012 की नवंबर दिसंबर में गुजरात का विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। तो उस वक्त मुकेश अंबानी और रतन टाटा जैसे बड़े दिग्गज बोले थे कि ये लोग, ऐसा इंसान प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए तो हमारा देश बहुत आगे चल जाएगा, निकल जाएगा, डेवलप होगा। तो उसके बाद मेरा मोदी की तरफ ध्यान आकर्षण हुआ, मैंने उनको समझने की कोशिश की, उनकी बहुत सारी खबरें पढ़ी, उनको समझने की, एनालाइज करने की कोशिश की। और तब जाके 2013 जनवरी से लेकर अप्रैल तक मैंने 27 आर्टिकल लिखे थे एक मराठी अखबार में कि मोदी जी को बीजेपी प्राइम मिनिस्टरशिप का कैंडिडेट बनाए, मोदी जी सिंगल पार्टी मेजोरिटी लाएंगे। ये भविष्यवाणी मैंने उस सीरीज में की थी। तो बाद में पॉलिटिकल प्रेशर आ गया उस अखबार पर, वो अखबार को मेरी सीरीज बंद करनी पड़ी।
तो मैंने लिखना छोड़ दिया। मैं बोला मैं सब्जेक्ट बदलूंगा नहीं, सब्जेक्ट मुझे चाहिए वो रहेगा, अगर आप नहीं छाप सकते तो मत छाप। तो मैंने छोड़ दी अप्रैल में। फिर जुलाई में जब मोदी जी को गोवा के बीजेपी के कॉन्क्लेव में कैंडिडेट बनाया गया, तो हमारे एक दोस्त थे सच्चिदानंद शेवड़े, तो वो मेरे पास आए, बोले भाऊ वो सीरियल जो थी उसमें आपने बोला था कि इनको बनाया जाए, अब बनाया गया तो क्यों ना वो सीरीज उठाकर उसका किताब बनाया जाए। तो मैंने बोला जरूर बनाइए, मैंने तो लिखा पढ़ा है, आप उठा ले, मैं दे देता हूँ, करो किताब उसकी। तो दिलीप महाजन करके जो एक पब्लिशर थे, उनको लेके आ गए शेवड़े, और उन्होंने बोला कि भाई ऐसा ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने बोला उसके लिए मैं एक नया आर्टिकल लिख दूंगा, बाकी सारी आर्टिकल्स एक साथ लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो किस ढंग से समझनी है उसके लिए मैं एक नया आर्टिकल लिखूंगा। और उसमें मैंने जो आर्टिकल अगस्त 2013 में लिखा था, असाबिया का आधुनिक आविष्कार, ऐसा उसका शीर्षक था। मराठी में असाबियाचा आधुनिक आविष्कार, हिंदी में बोलेंगे तो असाबिया का आधुनिक आविष्कार। तो उसमें मैंने वो किताब कैसे पढ़नी चाहिए, और दूसरी बात ये क्यों हो सकता है उसका पूरा विवरण दिया था कि मोदी क्यों कर सकते। तो 6 दिसंबर 2013 को वो किताब पब्लिश हो गई, और देवेंद्र फडणवीस के हाथों पब्लिश हुई थी। तो बाद में चाय पीते वक्त बीजेपी के कुछ नेता मुझे पूछ रहे थे कि भाई हमारे पार्टी को गारंटी नहीं है, और आप तो आपकी किताब में मेजोरिटी दे चुके हैं। मैंने बोला ये मेरा असेसमेंट है, मेरा जो स्टडी है, इसके आधार पर मैंने भविष्यवाणी की है, गलत साबित हो गई तो मैं माफी मांगूंगा। लेकिन जब 16 मई 2014 को नतीजे सामने आ गए 2014 के, तो सब हक्के बक्के रह गए। अरे ये तो सेफोलॉजिस्ट नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जाता नहीं, ये किसी राजकीय नेता का इंटरव्यू तक लेता नहीं, ये इसने कहां से निकाले। तो उसके बाद बहुत सारे मराठी मीडिया के लोग मेरे पास ध्यान देने लगे, मुझे चैनल पर वगैरह बुलाने लगे, उसके पहले नहीं बुलाते थे। फिर 2018 में एक बात हो गई, एक गणपति उत्सव होता है हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, तो थाना में मेरा एक लेक्चर था पॉलिटिकल सिचुएशन पर। और उस वक्त आपको याद होगा कि गोरखपुर फुलपुर ये चुनाव बीजेपी हार गई थी उपचुनाव। तो एक श्रोता ने मुझे पूछा कि आपका पिछला 14 का भविष्य सच हुआ था, तो 19 में क्या होने वाला है। तो मैंने बोल दिया 300 प्लस हो जाएंगे मोदी। तो वो बोला लेकिन गठबंधन वगैरह, मैंने गठबंधन वगैरह नहीं होता। मैंने स्कूल की जीवन से राजनीति का स्टडी करना शुरू किया है, और आज तक कोई गठबंधन इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ कि मेजोरिटी पाए अपने आप, तो ये नहीं हुआ है वगैरह वगैरह। तो वो बोला फिर भी गठबंधन हुआ तो मैंने बोला था गठबंधन हुआ तो मोदी 300 नहीं 350 ला सकते वगैरह वगैरह। तो हमारे पब्लिशर वहां बैठे थे दिलीप महाजन, वो बोले भाऊ फिर से किताब लिखो। और 2019 के लिए मैंने जो किताब लिखी थी जो जनवरी 2019 में पब्लिश हो गई, और जब 23 मई 2019 को नतीजे आ गए तो 300 प्लस हो गया। तो उसके बाद लोग मेरे तरफ सीरियसली देखने लगे, और ये पिछले 2 साल से लोग मेरे पीछे पड़े थे कि 2024 का बताओ, 2024 का बताओ। और 2024 तो दूर की बात है, आपको एक बात बता दूं कि अक्टूबर 2020 यानी 3.5 साल पहले की बात है, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी थे, शायद आपके स्टेट के हैं। उत्तराखंड से मिलने, हाँ उत्तराखंड से, मैं हिमाचल से हूँ। हाँ हिमाचल से। तो उन्होंने मुझे मिलने को बुलाया था, मेरे वीडियो मराठी देखकर भी। और बाद में एक प्रोग्राम था जिसमें देवेंद्र फडणवीस और हम सब थे, वहां भी होशियारी प्रमुख मेहमान थे। तो उन्होंने पूछा 24 में क्या होगा, ये उन्होंने 2021 में मुझे पूछा था। तो मैंने बोला कि उस बार किताब लिखूंगा, आप यहाँ होगे तो आपके हाथों से उसका विमोचन होगा। तो कहने की बात यह है कि इस ढंग से लोग पूछने लगे, तो मैंने उसी वक्त बोल दिया था कि होने वाला है। तो अभी जब ये हो गया तो मैंने पिछले अगस्त में 2023 के अगस्त में कोल्हापुर में मेरा नीरज कोल्हापुर में प्रोग्राम था,
तो वहां किसी ने पूछा था तो मैंने बोला था 325 से 350 तक बीजेपी निकल आएगी। तो ये मैंने उस वक्त बोला था, जिस पर अब आहिस्ते आहिस्ते ओपिनियन पर उसी आंकड़े पर आप पहुंच रहे, जो बिल्कुल। मैंने अगस्त में भविष्यवाणी की थी। बाद में अक्टूबर नवंबर में वो किताब लिखी मैंने, वो फिर प्रोसेस में गई, मराठी हो गई। फिर उसके बाद हमारे मध्य प्रदेश के एक वहां बसे हुए 4 जनरेशन से पुणतांबेकर वो मिले फरवरी में। वो बोले मैं हिंदी में उसका संस्करण करता हूँ, तो हो गया, वो आपको भेजा है मैंने। तो अभी अभी मार्च में उसका ये हो गया, तो अभी वो आ गए। तो कहने का मतलब ये कि ये मेरा स्टडी है, मैं सेफोलॉजी करता नहीं, मैं ये ओपिनियन पोल वगैरह एग्जिट पोल लेने वाला मैंने घर में बैठा हूं। लेकिन मैंने पिछले 10-12 चुनाव का बारीकी से स्टडी किया है, और किस ढंग से, यानी एक सेफोलॉजिस्ट है, उसने मुझे पूछा कि मैं तो सेफोलॉजी बेसिकली उसका स्टडी किया है, उसमें ज्ञान लिया है, एजुकेशन लिया है, तो ये आप कैसे निकालते हो? तो मैंने बोल दिया उनको कि मेरा तरीका अलग है, मैं हारने वाला कौन है ढूंढता हूं, और जो हारने वाला है वो मुझे बता देता है कि जीतने वाला कौन है। तो उन्होंने मुझे पूछा ये लॉजिक कहां से लाया आपने? तो 77 में जब जनता पार्टी बनी थी, तो जनता पार्टी का वो इमरजेंसी के बाद का चुनाव था, हम बिल्कुल यंग थे, 12-15 साल पत्रकारिता में हुए थे, और मुंबई में राजनारायण आए थे। राजनारायण का मतलब आपको मालूम होगा कि लालू को 100 से गुणाकार करो, उसको गुनाओगे तो जितना मल्टीप्लाई करोगे तो राजनारायण आपको समझ में आएगा। बहुत ये थे। तो उनसे मिलकर मैंने बात की थी उस वक्त। तो मैंने उनको पूछा था कि रायबरेली में क्या होगा, क्योंकि वो इंदिरा जी के खिलाफ लड़ रहे थे चुनाव। तो वो उनकी स्टाइल से बोल गए, वो तो चुनाव में जीत गया हूं, अभी वोटिंग बाकी है। तो मैं हंस पड़ा था। तो गुस्सा नहीं हुए, वो बोले बच्चे हो अभी, बहुत राजनीति सीखनी है तुम्हें। तो मैंने बोला कि आप प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हो? तो बोले वही तो है, इसीलिए मैं जीत चुका हूँ, वोटिंग बाकी है। तो मैंने बोला मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। वो बोले कि लोगों को राजनारायण को जिताना नहीं है, लोग इंदिरा को हराना चाहते हैं, और सामने तो अकेला मैं हूं। अगर इंदिरा हारेगी तो राजनारायण जीतेगा। मैं अगर गांव गांव जाकर हाथ जोड़कर विनती करूं कि मुझे हरा दो, फिर भी मैं जीतूंगा, क्योंकि लोगों ने तय किया है कि इंदिरा को हराना है। तो वो दिमाग में जो बैठ गया कि राजनीति में हम जब चुनाव देखते तो हम जीता हुआ कौन है वो देखते, हारा हुआ नहीं देखते। अगर क्यों हारा, वो हारा तो क्यों हारा, ये अगर हम देखें और समझने की कोशिश करें तो हम चुनाव की राजनीति समझ सकते। और इसमें एक बड़ी बात यह कि जी। बीजेपी को प्रोफेशनल बोला जाता है, तो प्रोफेशनल का मतलब भी हमको समझ लेना जरूरी है। प्रोफेशनल का मतलब यह कि बीजेपी जो सीटें जीत जाती है उसका भी वो स्टडी करते हैं कि भैया ये सीट क्यों जीत गए, हमारे सामने वाला क्यों हारा, ये भी बीजेपी वाले स्टडी करते एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी का, और उस पर आगे 5 साल कैसे लड़ना है ये तय करते। और सामने वाले इन्हें क्या बात होती है कि 8-10 महीने मजा करो, पिकनिक करो, ये करो वो करो, और एग्जाम आ गई तो 1 महीने के लिए रात रात जागते रहो। तो इस ढंग से अगर अपोजिशन लड़ेगा तो हारेगा ही। जो साल भर स्टडी करता है उसके लिए कोई परीक्षा डेंजरस नहीं होती, संकट नहीं होता, आसानी होती है। तो बीजेपी के लिए चुनाव इसलिए आसान हो जाता। अगर वो पिछले अभी देखो 375 कहां से आ गए, 303 तो इन्होंने जीते थे। बिल्कुल। लेकिन 303 जीते मतलब उतने चुनाव क्षेत्र में बीजेपी 1 नंबर पर थी। लेकिन 2 नंबर से बीजेपी कितनी सीटें हारी आपको मालूम है? 72 सीटें। अब 1 और 2 नंबर सीट गिनो कितना होता है, 375 होता है। ये पिछले 3 साल से 2 साल से लगे हैं
कि जहां 2 नंबर सीटें हैं वो कैसी जीतेंगे। फिर जो 303 जीते थे उसमें से 224 सीटें 50% से ज्यादा वोट पाकर जीते थे, तो उसमें से 50% से कितनी कम है। और ये 2 नंबर की सीटें मिलाकर 160 सीटों पर 2 साल से काम कर रहे, और ये उनका अपोज करने वाले जून से लगे बैठे, सीट का बंटवारा तक नहीं कर पाए। तो ये फर्क होता है, ये फर्क होता है। आप ओपिनियन पोल लेके कुछ नहीं कर पाते। मैं घर में बैठ कर क्यों करता हूं, मैं हर एक की स्ट्रैटेजी देखता हूं, हर एक की स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करता हूं, और उस स्ट्रैटेजी को रिस्पांस कैसा मिलेगा ये सोचता हूं। उससे मेरा किताब तैयार होता है, मेरा जो लॉजिक तैयार होता है, उस पर मैं नतीजे बोल देता हूं।